गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेट्रोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की ऑनलाइन क्लास में। मेट्रोलॉजी में लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसड्यूसर का क्लासिफिकेशन देखा था और वो भी उनके वर्किंग प्रिंसिपल के बेसिस पर कि उनका कार्य सिद्धांत के आधार पर हमने उनका वर्गीकरण करा था और ये देखा था कि कितने टाइप्स के ट्रांसड्यूसर होते हैं उनके कार्य सिद्धांत के बेसिस पर। ठीक है, तो हमने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। आज हम जो नया टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे वो है मेजरमेंट ऑफ मैकेनिकल फीचर्स बाय इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। यानी कि हम मेजरमेंट देखेंगे किस तरीके से हम कर सकते हैं कई सारे मैकेनिकल फीचर्स का। तो मैकेनिकल फीचर्स इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इन सारे मैकेनिकल फीचर्स का हम इसमें मेजरमेंट करना देखेंगे कि ट्रांसड्यूसर की हेल्प से हम ये सारे मैकेनिकल फीचर्स का किस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैकेनिकल फीचर की हम इसमें बात करेंगे वो है मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन का हम किस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह का मैकेनिकल फीचर है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक तरह का मैकेनिकल फीचर है। इस मैकेनिकल फीचर को हम इसका मापन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, और किसकी हेल्प से, ट्रांसड्यूसर की हेल्प से। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर की हेल्प से हम किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं वो हम इसमें देखेंगे, और कितने तरीके के इसमें ट्रांसड्यूसर यूज़ हम कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट करने के लिए, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया इसमें वेरिएबल रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, यानी कि रेजिस्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर का हम यूज़ कर सकते हैं मेजरमेंट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट होगी इसमें वेरिएबल इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर, यानी कि ऐसे ट्रांसड्यूसर होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड होते हैं और उनका यूज़ हम डिस्प्लेसमेंट को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हो गया सेल्फ जनरेटिंग टाइप, और इसमें आते हैं दो तरह के ट्रांसड्यूसर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप हो गया और नेक्स्ट हो गया इसमें इलेक्ट्रो डायनेमिक टाइप। ठीक है, तो ये दो तरीके के ट्रांसड्यूसर इसमें आते हैं सेल्फ जनरेटिंग टाइप में। नेक्स्ट इसमें आता है पैसिव टाइप। तो पैसिव टाइप में भी इसमें दो आते हैं, एक तो हो गया वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप और नेक्स्ट हो गया LVDT, यानी कि लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये दो तरीके के इसमें आते हैं पैसिव टाइप के ट्रांसड्यूसर में। नेक्स्ट हो गया इसमें वेरिएबल कैपेसिटिव टाइप, यानी कि वेरिएबल कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ये थर्ड टाइप हो गया इसमें। तो इतने तरीके के ट्रांसड्यूसर हम जनरली यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं एक एक करके इन्हें। तो सबसे पहला हो गया इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप क्या हो गया, इसमें एक तरह का रेजिस्टेंस एलिमेंट हम यूज़ करते हैं जो वेरिएबल होता है, यानी कि वो वेरी कर सकती है उसकी वैल्यू। जैसे स्लाइडर है, स्लाइडर जैसे ही इसमें मूव करेगा, इसके ऊपर चलेगा, तो क्या होगा, इसमें इसके सर्किट में रेजिस्टेंस चेंज होगा, और रेजिस्टेंस के चेंज होने की वजह से करंट में, वो सर्किट में करंट चेंज होगी, और उस करंट की वैल्यू को पता करके ये पता लगा सके कि स्लाइडर कितना मोशन कर रहा है इस रेजिस्टिव एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, ये रेजिस्टिव एलिमेंट है और ये मोशन हो रहा है, यानी कि किसी भी मैकेनिकल मेंबर से कनेक्ट रहेगा स्लाइडर। तो जैसे कोई हाइड्रोलिक रैम है या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ है, जितना उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा उसके साथ ही स्लाइडर कनेक्ट रहेगा, और ये स्लाइडर भी मूव करेगा और ये रेजिस्टेंस भी इसमें चेंज होगा, और जब जैसे ही इसमें रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट की वैल्यू में सर्किट में चेंज हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा रीस्टेट लगा रहता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और रीस्टेट को हम क्या करते हैं, एक स्लाइडर की मदद से उसमें करंट की वैल्यूज़ को हम चेंज करते हैं। तो ठीक रियोस्टेट की तरह यहाँ पे काम करेगा, जैसे ही ये स्लाइडर इसमें पोजीशन को चेंज करेगा, इसमें करंट की वैल्यूज़ में चेंज देखने को मिलेगा, और ये हम किस में यूज़ करते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से मेजर करेगा, यानी कि कोणीय विस्थापन किस तरीके से ये मेजर करेगा कि कितने एंगल में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, 30 डिग्री में हुआ है, 40 डिग्री में, 60 डिग्री में, अलग अलग एंगल्स में ये किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हम इसका पता लगा सकते हैं। एक इसमें भी एक स्लाइडर रहेगा जो क्या करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है। ठीक है, एक स्लाइडर लगा रहेगा जो इस रेजिस्टिव एलिमेंट के ऊपर चलेगा, और जैसे ही इसके ऊपर ये चलेगा तो
करंट की वैल्यूज़ में चेंज होगा रेजिस्टेंस के चेंज होने की वजह से। तो जैसे जैसे ये स्लाइडर मूव करेगा इस सर्किट में करंट की वैल्यूज़ चेंज होगी और आउटपुट वोल्टेज हमें चेंज होती हुई मिलेंगी। वो आउटपुट वोल्टेज इसके मोशन के प्रोपोर्शनल होगी, जितना ज़्यादा उस स्लाइडर का डिस्प्लेसमेंट होगा, उसमें मोशन होगा, उतनी इसमें करंट की वैल्यूज़ भी हमें, वोल्टेज की वैल्यू भी चेंज होती हुई मिलेंगी। और ये हम पता लगा सकते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर की मदद से, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं वेरिएबल इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर। तो ये ऐसे ट्रांसड्यूसर होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और इनका इंडक्टेंस जैसे जैसे चेंज होता है तो वैसे वैसे ये करंट की वैल्यूज़ में भी इनमें चेंज होता है, और जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो इसमें इंडक्टेंस भी चेंज होगा, और इंडक्टेंस के चेंज होने की वजह से उसमें करंट की वैल्यूज़ में भी चेंज होता है। तो इसमें दो टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर में। तो सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर में जो पहला आ जाता है वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप में क्या होता है, इस तरीके से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर होता है, में एक परमानेंट मैग्नेट इस तरीके से लगी रहती है, और इस परमानेंट मैग्नेट के ऊपर एक कॉइल इसमें लिपटी हुई होती है, ठीक है। तो जैसे ही इसके पास कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसके पास लाते हैं, हम मोशन कराते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के मोशन करने से क्या होता है, इसमें इसमें इंडक्टेंस चेंज होता है, और ये इंडक्टेंस चेंज होने की वजह से क्या होता है, इसमें इसकी कॉइल में करंट की वैल्यूज़ भी चेंज होती हैं, ठीक है। तो जैसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम इसके पास में लाएंगे और फिर दूर ले जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, वो भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, और करंट जो भी प्रोड्यूस होगी वो वोल्टेज हमें, आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, जिसकी मदद से हम ये पता लगा लेंगे कि कितना मोशन हुआ है, ठीक है। ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कितना मोशन हुआ है ये हम पता लगा सकते हैं। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट जितना भी हो रहा है, मोशन जितना हो रहा है, उसमें वो करंट की वैल्यूज़ में हमें वो चेंज होके मिल जाएगा। ये ट्रांसड्यूसर के बारे में जैसे हमने पहले इसमें डिस्कस करा था, ये क्या करते हैं, किसी तरीके का फिजिकल जो भी चेंज हो रहा है उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में या इलेक्ट्रिकल फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, एक तरह का मैकेनिकल मोशन हो रहा है, ठीक है, फिजिकली चेंज हो रहा है, और वो फिजिकल चेंज किस में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, जो हमें यहाँ करंट के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। तो करंट चेंज होगी, तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी करंट की वैल्यूज़ में चेंजेस होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने ये चीज़ देखी। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं दूसरा टाइप, इलेक्ट्रोडायनेमिक ट्रांसड्यूसर। तो इलेक्ट्रिक डायनेमिक ट्रांसड्यूसर में क्या होगा, ठीक इसी तरीके से कॉइल लगी रहती है, और ये कॉइल क्या होगी, यहाँ पे ये कॉइल इस बार मूव करेगी, ठीक है। ये कॉइल किस में मूव करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूव करती है। ये नॉर्थ और साउथ पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में क्या होगा, जो ये मैग्नेट है, सॉरी, ये जो कॉइल है, ये कॉइल क्या करेगी, इसमें मूव करेगी। ये कॉइल ठीक इसके परपेंडिकुलर होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होगा, ये जो कॉइल है वो क्या होगी, 90 डिग्री पे इस तरीके से परपेंडिकुलर होगी, और ये इसमें मोशन करेगी। तो जैसी कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से होते हुए जाएगी, तो क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में उसमें चेंज होगा, जैसे जैसे इसके पास आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे जो पास हो रही होंगी वो बढ़ेंगी, और जैसे इससे दूर जाएंगी तो वो घटेंगी। फिर जैसी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से होगा, इससे दूर जाएंगी तो फिर कॉइल से पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो घटेंगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना, घटना और बढ़ना क्या करेगा, इस कॉइल में करंट की वैल्यूज़ में चेंज करेगा, और जैसे जैसे करंट की वैल्यूज़ में चेंज होगा तो क्या होगा, यहाँ आउटपुट वोल्टेज हमें चेंज होती हुई दिखेगी, जिससे हम ये कैलिब्रेशन उसका कर लेंगे, और ये इस तरीके से हम
ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितना चेंज हो रहा है करंट की वैल्यूज़ में और डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हो रहा है उसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम डिस्प्लेसमेंट का पता लगा सकते हैं किस मैकेनिकल मेंबर में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर में। तो पैसिव ट्रांसड्यूसर में भी दो तरह के ट्रांसड्यूसर होते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया इसमें वेरिएबल रिलेक्टेंस ट्रांसड्यूसर। तो वेरिएबल रिलेक्टेंस ट्रांसड्यूसर में क्या होगा कि यहाँ पे रिलेक्टेंस चेंज होगा। तो रिलेक्टेंस क्या होता है, एक तरह का मैग्नेटिक रेजिस्टेंस होता है। तो मैग्नेटिक रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रिलेक्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसी तरीके का एक हम कॉइल ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉइल इस तरीके से इस किसी मैग्नेट के ऊपर यहाँ पे वाउंडेड रहती है, उसके ऊपर लिपटी हुई होती है। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ एक आर्मेचर लेते हैं या फिर सॉफ्ट आयरन मटेरियल इसमें लेंगे हम। तो जैसे ही इस सॉफ्ट आयरन मटेरियल को हम इसके पास में लेके आएंगे और फिर दूर लेके जाएंगे, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो यहाँ पे चेंज होगा। और उसके चेंज होने की वजह से क्या होगा, इस कॉइल का रिलेक्टेंस भी चेंज होगा। तो जैसे जैसे उसका रिलेक्टेंस चेंज होगा तो यहाँ पे हमें करंट की वैल्यूज़ भी चेंज होती हुई दिखेंगी। यानी कि जैसे जैसे एयर गैप बढ़ेगा और घटेगा, ठीक है। यहाँ पे एयर गैप के घटने से और बढ़ने से हमें रिलेक्टेंस में चेंज होने की वजह से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के रेजिस्टेंस में चेंज होने की वजह से हमें करंट की वैल्यूज़ में चेंज होने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ये दूर जाएगा आर्मेचर तो एयर गैप क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और जैसे ये पास में आएगा तो एयर गैप क्या होगा, घट जाएगा। तो एयर गैप जैसे जैसे घटेगा बढ़ेगा तो यहाँ पे हमें इस कॉइल में करंट की वैल्यूज़ में चेंज होते हुए मिलेंगे। और जितना चेंज होंगे, जितना उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, उतनी करंट की वैल्यूज़ में भी चेंज होंगे, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल रिलेक्टेंस टाइप का ट्रांसड्यूसर। जो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये हमें रिलेक्टेंस के चेंज होने से पता लगा सकते हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं LVDT यानी कि लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो LVDT भी क्या है, एक तरह का ट्रांसड्यूसर है। तो इसमें तीन तरह की इसमें कॉइल्स का हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला हो गया इसमें प्राइमरी कॉइल्स, ठीक है। प्राइमरी कॉइल होगी और दो सेकेंडरी कॉइल्स होगी। और तो इसमें प्राइमरी कॉइल कहाँ पे होती है, S1 और S2, इसमें दो सेकेंडरी कॉइल होगी। और प्राइमरी कॉइल इज़ माउंटेड ऑन मैग्नेटिक कोर। तो एक तरह का मैग्नेटिक कोर होता है जिसके ऊपर, मैग्नेटिक कोर के ऊपर ये प्राइमरी कॉइल्स क्या होती हैं, लिपटी हुई होती हैं उसके ऊपर। और सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड ऑन ईदर साइड ऑफ प्राइमरी कॉइल। और सेकेंडरी वाइंडिंग्स क्या होती हैं, प्राइमरी कॉइल के अगल बगल रखी होती हैं। यहाँ पे इस तरीके से सेकेंडरी कॉइल होगी S1, और यहाँ पे दूसरी तरफ उसके इधर साइड पे यहाँ पे S2 होंगी, ठीक है। तो S1 और S2 क्या होते हैं, इसके दाएं और बाएं दिशाओं में रखे होते हैं। और बीच में क्या होता है, एक तरह का मैग्नेटिक कोर होता है, उसके ऊपर ये लिपटी हुई होती हैं। और बीच में ये कोर क्या कर सकता है, ये मूव कर सकता है, ठीक है। जैसे जैसे कोर मूव करेगा तो प्राइमरी कॉइल क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। और जैसे जैसे ये कोर इसके अंदर मूव करेगा, ठीक है ना, इस कोर के ऊपर क्या होता है, प्राइमरी कॉइल्स इसके ऊपर लिपटी हुई होती हैं। जैसे जैसे ये इसके ऊपर चेंज होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन जो होगा वो चेंज होगा, किसमें, सेकेंडरी, दोनों सेकेंडरी कॉइल्स में। और ये जो दोनों सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं ये 180 के फेस डिफरेंस में होती हैं। अगर एक में पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है तो दूसरे में निगेटिव होगा, ठीक है। और जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है दोनों का क्या होता है, वो डिफरेंस होता है। यानी कि इसमें जो भी वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ V1 और इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ V2, तो यहाँ पे जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो क्या होगा, V1 माइनस V2 की फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो दोनों का डिफरेंस जो हमें मिलता है वो यहाँ पे आउटपुट में हमें मिलता है। और ये दोनों क्या होते हैं, 180 के फेस डिफरेंस पे रहते हैं। यानी कि इसमें अगर पॉजिटिव
होगा तो इसमें नेगेटिव इसमें आएगा। जिससे हम अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम पता लगा सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि दाहिनी तरफ इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कोर का ऊपर की तरफ। अगर इसमें करंट की वैल्यूज चेंज होने को मिलेंगी तो हम ये पता लगा लेंगे कि इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, यानी कि इसके विपरीत डायरेक्शन में चेंजेस हो रहा है। तो जैसे जैसे सेकेंडरी कॉइल में S1 में चेंज हो रहा है तो यानी कि जो कोर का मूवमेंट हुआ है वो इसकी तरफ हुआ है, यानी कि अगर इसमें अगर चेंज हो रहे हैं यानी कि कोर का मूवमेंट इस तरफ हुआ है। ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि दोनों ही डायरेक्शन में पता लगाने में हेल्पफुल होता है LVDT। ठीक है, तो इससे हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि कितना करंट की वैल्यूज़ में चेंज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ जो भी ट्रांसड्यूसर है वो ये सब पता लगाने में हेल्पफुल है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, विस्थापन कितना हो रहा है किसी भी मैकेनिकल मेंबर में। अगर हम इसकी कोर को, ये जो कोर इसमें मूवेबल कोर है, इसे हम किसी मैकेनिकल मेंबर के साथ अगर इसे हम जोड़ देंगे और ये जितना भी डिस्प्लेसमेंट करेगा तो सेकेंडरी कॉइल्स में करंट की वैल्यूज़ चेंज होते हुए जो हमें मिलेंगी उनसे हम ये पता लगा सकते हैं जो आउटपुट वोल्टेज जो प्राप्त होगी कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अब LVDT के जो एडवांटेजेस होते हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, छोटे से छोटे डिस्प्लेसमेंट को ये मेजर कर लेता है। LVDT शोज द एक्सीलेंट रिपीटेबिलिटी अंडर ऑल कंडीशन, यानी कि इसे हम जो बार बार रिपीटेबल अगर इसे हम करेंगे तो एक ही पोजीशन पे ये एक ही वैल्यू को शो करेगा और इसकी जो रिपीटेबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। यानी कि ऐसा इसमें नहीं होगा कि हर बार अगर हम अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग बार पे ये अलग अलग हमें वैल्यूज़ देगा, तो एक पोजीशन पे ही एक ही वैल्यू देगा। यानी कि इसकी रिपीटेबिलिटी क्या होती है, अच्छी होती है। अलग अलग उस पोजीशन को रिपीट करने पे अलग अलग वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया इसमें दे हैव हायर आउटपुट, इनका आउटपुट काफ़ी हाई होता है और काफ़ी अच्छा भी होता है। नेक्स्ट हो गया इसमें दे कंज्यूम वेरी लेस पावर, इन पावर कंजप्शन इनका काफ़ी कम होता है। द टॉलरेट हाई डिग्री ऑफ शॉक्स एंड वाइब्रेशन, यानी कि ये हाई शॉक्स और वाइब्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं उसके क्या क्या लिमिटेशन होते हैं, क्या क्या उनमें खामियां होती हैं। पहले तो इसमें खामियां हो गया कि दीज आर सेंसिटिव टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आ जाते हैं तो ये अच्छे से काम नहीं कर सकते, ये इसमें खामी होती है। और नेक्स्ट हो गया इसमें दे गेट एप्रिशिएबल आउटपुट एंड लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर इज रिक्वायर्ड, अगर उसमें अगर हमें ज़्यादा बड़ा आउटपुट चाहिए तो हमें लार्ज डिस्प्लेसमेंट उसके कोर का करना पड़ता है। जितना ज़्यादा कोर का डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा ही हमें आउटपुट मिलता है, जो कि कभी कभी इतना लार्ज डिस्प्लेसमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ये इसकी खामी होगी। द डायनेमिक रिस्पॉन्स इज लिमिटेड ड्यू टू कंसिडरेबल मास ऑफ कोर, यानी कि जो मास होता है कोर का, जो उसका मास की वजह से जो डायनेमिक रिस्पॉन्स होता है उसका लिमिटेड होता है। जो उसमें विस्थापन हो रहा है, जो डायनेमिक विस्थापन हो रहा है उसमें वो लिमिटेड हो जाता है उसके कोर के मास की वजह से। जितना ज़्यादा उसका कोर का मास बढ़ता जाएगा उतना डिस्प्लेसमेंट होने में उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये इसकी खामियां हो गई। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की। अब कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ये एक तरह का ट्रांसड्यूसर होता है जिसमें कैपेसिटेंस के चेंज होने की वजह से करंट की वैल्यूज़ में चेंज होगा और डिस्प्लेसमेंट का हम पता लगा सकते हैं कितना चेंज होगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है फॉर्मूला इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया ओवर डी। ठीक है ना, तो यहाँ से हम कैपेसिटेंस से क्या रिलेशन निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस के, यानी कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं, दो पैरेलल प्लेट होती हैं, उनके बीच में जो डी है, ठीक है ना, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि सी जो वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, और वो डिस्टेंस किसमें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। यानी कि अगर इसमें
डिस्टेंस क्या हो, कम हो तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। तो अगर हम बात करें इस तरीके से, अगर पैरेलल प्लेट्स हैं किसी कैपेसिटर की, और एक प्लेट को हम फिक्स कर देते हैं और एक प्लेट क्या होती है, मूव कर सकती है, जो किसी मैकेनिकल मेंबर से जुड़ी हुई है। ठीक है ना, हमारी मशीनों में कई सारे मैकेनिकल मेंबर्स होते हैं, और अगर हमें उनका डिस्प्लेसमेंट का पता करना है कि कोई स्क्रू कितना आगे मूव करा है, कोई हाइड्रोलिक रैम कितनी आगे मूव करी है, या कोई लेथ मशीन में जो स्लाइडर है वो कितना आगे मूव करा है, अगर ऐसे कोई भी मैकेनिकल मेंबर है उनका हमें पता लगाना है कि वो कितना आगे पीछे मूव कर रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो उस मूवेबल एलिमेंट को हम उसके साथ जोड़ देते हैं, और जैसे जैसे वो मूव करता है, जैसे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा, यानी कि कैपेसिटेंस क्या होगा यहाँ पे, जैसे जैसे इधर को आएगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होने की वजह से कैपेसिटेंस क्या होगा, ये इंक्रीज़ कर जाएगा। डिस्टेंस इनके बीच में कम होगी तो कैपेसिटेंस क्या होगा, वो बढ़ेगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस क्या होगी, इधर को बढ़ेगी, डिस्टेंस इधर को बढ़ेगी, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, वो घट जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर अगर हम इसकी तरफ प्लेट को अगर लेके आते हैं, दोनों के बीच में और ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, जैसे कम हो जाएगी तो कैपेसिटेंस के बीच में बढ़ जाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज इनके बीच में स्टोर हो सकता है। ठीक है, और जैसे ये दूर चले जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, डी क्या होगा, वो बढ़ेगा, और कैपेसिटेंस क्या होगा, वो घट जाएगा। ठीक है, तो अगर जैसे दूर जाएंगे तो इनके बीच में जो चार्ज होगा वो कम स्टोर होगा, जिस वजह से कैपेसिटेंस वो घट जाएगा। तो इस तरीके से कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर होता है, वो वर्क करता है, और ये कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर से हम एक वोल्टेज सोर्स को जोड़े रहते हैं, जिसमें हम वोल्टेज का पता लगाने की कितना पैरेलल प्लेट्स में वोल्टेज कितना है, और इस वोल्टेज का पता लगा सकते हैं हम कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है ना, वोल्टेज की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की हेल्प से कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये आज हमने ट्रांसड्यूसर डिस्कस करे जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट पता लगाने में हेल्पफुल होते हैं, जो विस्थापन हो रहा है उनमें मैकेनिकल मेंबर्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये पता लगाने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, और वो आज हमने देखे हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके के ट्रांसड्यूसर हमने डिस्कस करे। एक तो हो गया वेरिएबल रेजिस्टिव टाइप, जिसमें रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से करंट की वैल्यूज चेंज होती है और डिस्प्लेसमेंट का पता लगाते हैं। और नेक्स्ट हो गया इसमें वेरिएबल इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर, जिसमें उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज होने की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और नेक्स्ट हो गया इसमें वेरिएबल कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, यानी कि उसके कैपेसिटेंस की चेंज होने की वजह से हम डिस्प्लेसमेंट का पता लगा सकते हैं, जो भी करंट की वैल्यूज़ में चेंज हो रहे हैं उसको देखते हुए। ठीक है, सो थैंक यू क्लास फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।